छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी सोनी आज एक विशिष्ट विषय पर आपसे मैं चर्चा करूंगा। वह विशिष्ट विषय है एलिमेंट ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात शासन और प्रशासन के मुख्य तत्व। सबसे पहले हम आपसे यह चर्चा करेंगे कि हकीकत में जो शासन अथवा प्रशासन है क्या। जैसा कि सभी लोग लगभग शासन के स्वरूप से जरूर परिचित हैं अथवा प्रशासन के अस्तित्व को देखते हैं। सामान्य रूप से यह समझा जाता है कि शासन नीतियों के निर्माण से संबंधित है और प्रशासन नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित है। अर्थात गवर्नेंस इज ए सिस्टम which is responsible for policy making and administration is also a system which is actively participated execution of the policies। अब हमारे मन में यह सवाल उठता है, सारे छात्रों के मन में भी यह सवाल उठता है कि शासन अथवा प्रशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी। प्रख्यात थिंकर हॉब्स, लॉक और रूसो ने यह बताया है कि सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से अपने अधिकारों का समर्पण तब तक नहीं करता है जब तक कि उसके अधिकारों पर किसी प्रकार का आघात न हो। इस आघात की आशंका ने मनुष्यों को एक समूह बनाने की प्रेरणा की। इसी प्रेरणा के परिणाम स्वरूप राज्य अथवा समुदाय की उत्पत्ति के विभिन्न मौलिक कारणों का सूत्रपात हुआ। हॉब्स ने कहा है कि जो व्यवस्था थी उस समय प्रायः शांतिप्रिय व्यवस्था थी। लॉक ने भी प्राकृतिक व्यवस्था की बात की है और रूसो ने भी प्राकृतिक व्यवस्था की बात की। इन दोनों की प्राकृतिक व्यवस्थाओं में मनुष्य के उस स्वरूप का वर्णन किया गया है जो कभी लड़ाई झगड़े का थी, कभी शांतिपूर्वक थी, कभी बीच की अवस्था थी। लोगों ने भविष्य में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक समझौता किया जिसे सामाजिक समझौते को के स्वरूप में देखा जा सकता है और इसी सामाजिक समझौते के स्वरूप ने शासन अथवा प्रशासन की आवश्यकता को भी सुनिश्चित किया। अब दो मुख्य बिंदु होते हैं जिनके कारण किसी समूह अथवा समुदाय की स्थापना होती है। पहला आवश्यकता जिसे नीड, दूसरा इच्छा या ग्रीड अथवा जिसे लालच भी कह सकते हैं। अपने आप को समाज में व्यवस्थित रूप से स्थापित करने की इच्छा जो सकारात्मक सिद्धांतों पर आधारित हो उसे आवश्यकता से संबंधित किया जा सकता है। इस प्रकार शासन मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है जिसके द्वारा वह शासन के विभिन्न घटकों से ऐसी नीतियों का निर्माण करवाता है और शासन ऐसी नीतियों का निर्माण करता है जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। जैसा कि आप जानते हैं कि शासन एक कार्यकारी व्यवस्था है जिसका विशिष्ट स्वरूप उसको
सुनिश्चित करने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, जिसे शासक भी कहा जा सकता है। शासन राजतंत्रात्मक हो सकता है, लोकतंत्रात्मक हो सकता है, हस्तक्षेप रहित शासन हो सकता है। जब शासक, जिसे मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के रूप में भी विकसित किया है कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, जो शासन के 3 पिलर हैं, जब वह किसी एक व्यक्ति अथवा संस्था में समाहित हो जाएं, तो वह शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक कहा जा सकता है। अर्थात शासक जिस भी तरीके का चाहे उस तरीके की नीतियों का निर्माण कर सकता है। प्रायः इस प्रकार के शासन में हमको अराजकतावादी व्यवहार का समावेश मिल सकता है। जब शासन के तीनों पिलर पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, विधायिका या व्यवस्थापिका नियमों का निर्माण करे, कार्यपालिका उन नियमों को क्रियान्वित करे और न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के निर्णयों पर अपनी विशिष्ट राय को सुनिश्चित रखे, जैसा कि भारत में प्रचलित है, तो उसे हम लोकतंत्रात्मक शासन की संज्ञा से विभूषित कर सकते हैं। जब शासन के तीनों पिलर अपनी इच्छानुसार, चाहे वो पॉजिटिव हो अथवा नेगेटिव हो, चाहे वो सही हो अथवा गलत हो, प्रत्येक सिद्धांतों की व्याख्या अपने अनुसार करें, तो उसे हम हस्तक्षेप रहित शासन भी कह सकते हैं। अब शासन के यह तीनों घटक निश्चित रूप से किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित किए गए हैं। शासन जिन नीतियों का निर्माण करता है, प्रशासन उन्हीं नीतियों को क्रियान्वित करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा राजा वैसा ही उसका क्रियान्वयन। अगर शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक है, तो प्रशासन के स्वरूप में भी हमको राजतंत्रात्मक व्यवस्था की कहीं न कहीं झलक दिखाई पड़ जाती है। जैसे किसी देश में शासक अपनी इच्छा के अनुसार कानूनों का निर्माण करता है, तो सामान्यतया प्रशासन भी कभी कभी शासक की भूमिका में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार शासन और प्रशासन दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। जैसा कि सामान्य रूप से देखा गया है कि शिक्षा पर भी शासन और प्रशासन के प्रभाव का समावेश होता है। जैसे कि भारत में अंग्रेजों ने जब भारत छोड़ा, तो उस शिक्षा पर पूरी तरीके से अंग्रेजी शासकों के प्रभुत्व की मोहर थी। जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब नए भारत और नए शासन और नए शिक्षा की व्यवस्था का समावेश हुआ, और उसी नए भारत, नए शिक्षा और नए शासन के समावेश होने के साथ ही प्रशासन में भी नए प्रकार के विभिन्न सिद्धांतों का समावेश हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवश्यकता और इच्छा दो ऐसे घटक हैं जो किसी भी समूह, किसी भी संगठन, किसी भी समुदाय, किसी भी शासन अथवा प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं। अगर नीड ना हो, आवश्यकता ना हो, तो किसी भी समूह की कल्पना नहीं की जा सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे वह कम्युनिटी पॉजिटिव हो अथवा नेगेटिव, अर्थात अगर कहीं किसी अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी हम समूह का सृजन करते हैं, तो वह भी हमारी नीड ही होती है। अथवा अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी किसी समुदाय का सृजन होता है, तो वह भी हमारी नीड होती है। तो नीड और ग्रीड, आवश्यकता
और इच्छा, जिसे लालच भी कह सकते हैं, यह किसी भी शासन और प्रशासन के मूलभूत तत्व हैं, जो किसी भी उद्देश्य, जो समूह अथवा समुदाय की प्राप्ति से संबंधित है, अत्यंत ही आवश्यक तत्व हैं। धन्यवाद।